क्या लालू परिवार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं? जी हाँ, जॉब फॉर लैंड स्कैम मामला, ये एक ऐसा मामला है, इस पूरे मामले में लालू परिवार धीरे धीरे फंसता चला जा रहा है और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अब बिहार में जो सरकार बनी है चाचा भतीजे की, यानी कि नीतीश और तेजस्वी यादव की, ये भी अब कहीं ना कहीं खतरे में है। दरअसल जब से इस पूरे मामले पर काम करना सरकारी एजेंसियों ने शुरू कर दिया, इस पूरे मामले पर जब लगातार जो है केंद्र सरकार ने इस पूरी मामले की फाइलों को खोलना शुरू किया, तब से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं। जी हाँ, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उस दौरान उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ निकाली थी अपने फ़ायदे के लिए कि रेलवे में नौकरी देंगे लेकिन उसके बदले हमें ज़मीन चाहिए होगा। बिहार में ऐसे बहुत सारे बच्चे नौजवान जिनको रेलवे में नौकरी तो दी गई लेकिन उनसे ज़मीन ली गई, और ये ज़मीन जो है लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार में सबको बांटी, अपने बच्चों को बांटी, इसके अलावा अपने रिश्तेदारों को बांटी। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो अब देखा जा रहा है कि जब इनकी फाइलें खोल रही हैं तो तेजस्वी यादव फंस रहे हैं, मीसा भारती फंसती नज़र आ रही हैं और तमाम उनकी बेटियां फंस रही हैं। तो क्या वाकई बिहार में सरकार गिराने की ये एक बड़ी कोशिश है केंद्र सरकार की, और क्या वाकई अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ रही है? हालांकि अगर मैं बात करूं, सरकारी एजेंसियां इन दिनों एक्टिव है, चाहे सीबीआई की बात कर लें, चाहे ईडी की बात कर लें, एनसीबी की बात कर लें, धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के घर पर जब पहुंचती है सीबीआई तो तेजस्वी यादव फरार हो जाते हैं। तेजस्वी यादव वहां नहीं थे, क्यों नहीं थे, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम की शुरुआत हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो ये सीधे तौर पर बताता है कि क्या जो सरकारी एजेंसियां हैं ये केवल विपक्षी पार्टियों के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं है। और विपक्ष क्या वाकई इन दिनों फंस चुका है सरकारी एजेंसियों के हाथों में, चंगुल में? मेरे साथ मेरे को सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले अबरार जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है अबरार आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों के हम इस स्फूर्ति को देख रहे हैं कि विपक्ष पर धड़ाधड़ तरीके से छापे, भाई सत्येंद्र जैन को आपने पकड़ लिया, उसके बाद हम देख रहे हैं मनीष सिसोदिया, अब लालू परिवार है, इधर हम देख रहे हैं भाई KCR भी जो है पार्टी, वो भी थोड़ी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। लेकिन मैं बात करूँगा लालू प्रसाद यादव की और तेजस्वी यादव की, कि हम ये देख रहे हैं कि जब लालू परिवार पर छापा पड़ता है, उनकी बेटियों के घर से काफ़ी मात्रा में पैसे, नकदी, सोना, तमाम चीज़ें बरामद होती हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के फरार होने की खबर जब निकलकर सामने आती है, बताया जाता है फरार नहीं हुए, उनकी जो पत्नी है, पत्नी प्रेग्नेंट हैं और इस हालत में उनसे पूछताछ की गई, 1 घंटे 2 घंटे नहीं 6 घंटे, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हुई, बेहोश हो गई, अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। क्या ऐसे वक्त में इस तरीके से सरकारी एजेंसियों का काम ठीक है? और क्या वाकई बिहार में सरकार गिराने की ये एक नई साजिश दिख रही है केंद्र सरकार की? देखिए, जिस तरीके से इस समय जो है बिहार की बात करें या फिर तेलंगाना की बात करें, दिल्ली की बात करें, लगातार जो है केंद्रीय एजेंसियों का जो उपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, ख़ासतौर से 2024 को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरीके से विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं मोर्चेबंदी करने की कोशिश की, या फिर आप कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने की कोशिश की, वैसे तमाम नेताओं को इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है परेशान करने की, या फिर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से झुकाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और इस समय अगर देखा जाए तो आप ये बिल्कुल जो है आसानी से समझ सकते हैं कि ईडी ने जो है जिस तरीके से बीजेपी की सरकार आई केंद्र में, और उसके बाद से अब तक जितने भी छापेमारी ईडी की तरफ से की गई है, उसमें से कुछ मात्र 2-3% ऐसे केस होंगे जिसमें उन्होंने जो है सही मायनों में जो है तमाम अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल की और तब जो है उसको सज़ा किसी को हुआ। बाकी जो तमाम है उसमें कभी भी उन्होंने जो है चार्जशीट दाखिल नहीं की और नहीं किसी को सज़ा हुई। तो एक तरीके से ये बताता है कि किस तरीके से फॉल्स जो है यहाँ पर छापेमारी की जाती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको जो है रूटीन का हिस्सा भी बता दिया जाता है कि इस तरीके की खबरें इनपुट के हवाले से आ रही थी, या फिर जो इसके बाद उन्होंने जो इस तरीके के कदम उठाए। तो बिहार में जो ये छापेमारी हो रही है, अगर कल की बात करें तो अबू दुजाना जो कि सीतामढ़ी से हैं, उनके घर पर भी CBI का जो है छापा मारा गया। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उससे पहले आप याद कीजिएगा, जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ था, नीतीश कुमार जब जो है महागठबंधन के साथ
साथ जो है सीएम पद की शपथ ले रहे थे, और उस समय जो है शपथ के दौरान ही जब जो है सीबीआई की टीम, ईडी की टीम बिहार में जो है कई जगहों पर जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के घर पर छापेमारी कर रही थी, तो ये कहीं ना कहीं संदेश तो खुले तौर पर दिया जा रहा था। और अभी भी जो है नीतीश कुमार की वापसी को लेकर के ये कहीं ना कहीं दबाव की जो परिस्थिति है वो बनाई जा रही है, ताकि 2024 से पहले 2-3 नेता तो पहले ही आ गए। आप देखिए मुकेश सहनी, चिराग पासवान, वाई कैटेगरी की कुशवाहा, तो इन तमाम नेताओं को आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर, तो ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको जो है आप कह सकते हैं कि बीजेपी अपने खेमे में मिलाने की कोशिश कर रही है। और 2024 में ये डर इसलिए भी सता रहा है कि लगभग 10 सालों से सरकार केंद्र में हो जाएगी 2024 में, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी एक ज़रूर होगी, और इस वजह से एक डर का जो भय है, जो हार का जो भय आप कह सकते हैं, वो बीजेपी को सता रहा है। इस वजह से ऐसे छोटे छोटे दलों को जो जातिगत राजनीति के इर्द गिर्द रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने साथ मिलाने की, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरीके के इस्तेमाल करके हो, ये कोशिश जो की जा रही है। और इसी का हिस्सा आप कह सकते हैं कि लगातार जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इस वक्त जो है विपक्षी नेताओं पर खास करके जो है देखने को मिल रहा है। अबरार, एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा, क्या मनीष सिसोदिया के बाद अब लालू परिवार की बारी है सलाखों के पीछे जाने की? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में बखूबी तरीके से देखा आजम खान की किस तरह से मुश्किलें बढ़ी, उनकी पत्नी की किस तरह से मुश्किलें बढ़ी, उनके बेटे के किस तरीके से मुश्किलें बढ़ी हैं। तो क्या आजम के परिवार के बाद अगर मैं कहूँ दूसरा जो बड़ा परिवार है वो लालू परिवार है? देखिए बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की बात करें तो लगभग हर किसी का नाम जो है इस बड़े स्कैंडल में जो जोड़ा गया है। और अभी देखा जाए तो जिस तरीके से पूर्णिया में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, खुद जो है लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो तमाम बातें कही थी, तो एक जो एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई और बीजेपी के खिलाफ एक बड़े माहौल को जो है तैयार करने की कोशिश की गई। दरअसल इसी बातों से जो वो डरती हुई नजर आई। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव का जो नतीजा रहा बिहार में, खासतौर से 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की गई। किशनगंज की जो एक मात्र वाहिद सीट थी जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरह जो है जीत हुई, तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि लोकसभा सीटों पर जो है किसी भी तरीके से जीत दर्ज की जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी दोबारा जो है केंद्र में सरकार बनाना चाह रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए बारीकी से हमारे सहयोगी ने बताने की कोशिश की, समझाया कि किस तरीके से इन दिनों बिहार में एक बड़ा परिवार है, वो परिवार लालू परिवार है, जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशिफ सर भी मौजूद हैं। आशिफ सर, जिस तरीके से हम लालू परिवार की लगातार मुश्किलों को देख रहे हैं, कभी मीसा भारती के यहाँ छापा मारा जाता है, कभी तेजस्वी को ढूंढा जा रहा है, कभी तेज प्रताप को ढूंढा जा रहा है, और तो और अभी हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी, उनके यहाँ भी भाई लगातार छापे पड़ रहे हैं। तो इस छापे के क्या एक संकेत ये हम निकालें कि बिहार में सरकार बनाना है, इसलिए शुरुआत छापे से की जा रही है? देखिए बिल्कुल राहुल सर, इसमें कोई शक नहीं है और ये बदले की आग है। दरअसल अगर ये देखें तो आज मोदी सरकार केंद्र में है और उसकी ताकत उनके पास है और वो जो चाहे कर सकते हैं। यही वजह है कि जब चाहा उन्होंने अपने भेज दिया, जिस तरीके से चाहा उन्होंने भेज दिया और जहाँ चाहा वो भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें देखते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, बहुत सारे मसले हैं जो बीजेपी में भ्रष्टाचारी हुई है, बहुत सारे मसले हैं जो बीजेपी के अंदर है, लेकिन मुझे लगता है एजेंसी को इन सब चीज़ से अलग होकर देखना चाहिए। क्योंकि जब एजेंसियां जब सिस्टम में मशगूल हो जाएंगी, खास करके सरकार के इशारों पर नाचेंगे, तो फिर लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। बात यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो ये लालू या फिर तेजस्वी या फिर राबड़ी देवी जी या फिर तमाम जो भी जिस पे विपक्षी दलों पे अभी हमलावर हो रहे हैं और जांच पड़ताल हो रहा है, सवाल वो नहीं। सवाल ये है कि एजेंसियाँ ऐसा कर नहीं सकती हैं, और अगर ऐसा करती हैं तो फिर जो एक शाख बनी हुई है उससे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो बिल्कुल परेशानी तो है और यही वजह है कि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, अगर आज बदले क्या है, बीजेपी अगर सरकार में रहती तो हम सब ये तमाशा नहीं देख रहे होते। और बिल्कुल सही कहा आपने, गठबंधन की सरकार है, उसको बर्बाद करने के लिए तमाम चीज़ें रची जा रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और देखिए बाकायदा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो केवल विपक्ष के लिए काम कर रही है। जिक्र हम करते हैं भाई मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी का घोटाला हो जाता है, सरकार किसकी है? बीजेपी की है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। हम गोवा की तरफ चले आते हैं, वहाँ पर स्मृति ईरानी की बेटी जोयस ईरानी, जिनका बार चल रहा था इनलीगल तरीके से, स्मृति ईरानी की बेटी जो कि बालिग भी नहीं है, उनको बार का लाइसेंस कैसे मिल गया? इसके अलावा अगर हम देखें बीजेपी में ही, जी हाँ, बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर
आरोप लगा कि महिला रेसलर, महिला पहलवानों के साथ उन्होंने यौन शोषण किया, इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा या इनसे सीबीआई की पूछताछ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सरकार के मंत्री थे। कि सबसे बड़ी बात है, आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी भरोसा करने लायक जैसा नहीं रहा। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 से पहले ये कहते थे कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि भाई भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, काला धन वापस आएगा। लेकिन हमने देखा काला धन वापस आया नहीं, बल्कि काला धन और ज्यादा बढ़ गया। और मोदी सरकार में ऐसे तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता और मंत्री आज फल फूल रहे हैं। और विपक्ष जो जनता के लिए काम करना चाहती है या आवाज उठाना चाहती है, उनकी आवाज को बंद कर दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।